नमस्ते भैया बहनों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले अपन दो कक्षा कक्षा 10वीं की दो पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें पहला था भोजन के बारे में और उसके बाद में कुपोषण और कुपोषण प्रकार का पार्ट था। अभी एक बार कक्षा 9वीं का जो पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये जो अध्याय है ये इम्पोर्टेंट है सभी कक्षाओं के लिए, न कि केवल 9वीं के लिए। कक्षा 6ठी से लेकर 9वीं 10वीं और कॉम्पिटिशन लेवल तक भी ये वाला पदार्थ टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है। इस कारण सभी के लिए उपयोगी है समान रूप से। और जो इससे पिछले वाले वीडियो भैया मैंने नहीं देखा है, तो जो भैया मैंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए आज कक्षा शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, कक्षा 9वीं। इस बार कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। इसमें अध्याय की संख्या है 15। पिछली बार भी 15 थी। इसमें 7-8 अध्याय तो पुराने वाली है, बाकी कुछ नए जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही सरल पाठ है। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने से पहले अपन देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हम बैठे हैं, जिस वातावरण जहाँ पर बैठे हैं, अपने आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सभी की सभी पदार्थ कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पर मेरे आसपास में मेरे हाथ में चौक है, तो क्या पदार्थ हो गया। उसके बाद में मेरे जेब में पेन है, ये भी एक पदार्थ है, ठीक है ना, ये भी एक पदार्थ है पेन। और क्या है, ग्रीन पट है सामने, ग्रीन पट, ग्रीन पट, ठीक है ना। और क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा पंखे हैं। अपने आसपास जो वस्तु दिखाई दे रही है सभी की सभी पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये मेरे ऐनक है, ये भी एक पदार्थ है, ठीक है ना, ये भी एक पदार्थ है ऐनक। इसके अलावा ये शर्ट है, ये भी एक पदार्थ है, ठीक है ना, शर्ट या कमीज बोले, ठीक है ना। उसके अलावा मेरी बॉडी, ये भी एक पदार्थ है, ठीक है। आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, ठीक है ना, मेरी बॉडी या शरीर बोलेंगे, ये सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में अपन बोले तो विश्व में जो भी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हुई हैं वो सभी के सभी पदार्थ कहलाती हैं। और इसकी पहचान करने के लिए मुख्य दो शर्त होना जरूरी है। पहली है प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है और वो आयतन घेरती है, आयतन होता है अर्थात जो जगह घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। तो अपन डेफिनेशन बनाएंगे इसकी। पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है एवं आयतन द्रव्यमान होता है। आयतन का मतलब यह स्थान, कोई वस्तु कितना स्थान ले रही है। जैसे कि ये डस्टर है, ठीक है ना, जितनी जगह ले रही है, ये इसका आयतन मतलब इतनी जगह, ठीक है ना। कोई गिलास होती है, कितना पानी आ सकता है, कितनी वायु अंदर है, वो लोग जगह कितनी घेरी, वो आयतन कहलाता है। तो आयतन मतलब स्थान, जगह, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन, आयतन होता है, ये दो शर्त होनी जरूरी। आयतन होता है वे पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ये इसकी पदार्थ की एक परिभाषा है। और पदार्थ का अन्य नाम इसको द्रव्य बोलते हैं, ऑब्लिक इन्हें द्रव्य, ये है वर्ड द्रव्य, ये पदार्थ द्रव उसकी अवस्था हो जाएगी, यहाँ पर द्रव्य, इन्हें द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। उदाहरण
अभी अपने लिखे थे पेन, पेंसिल, कागज, जो भी अपने आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रही है सभी की सभी पदार्थ होती है। पशु, पक्षी, पक्षी, सड़क, ठीक है ना, निर्जीव, मिट्टी के कण, कुछ भी हो, निर्जीव, सजीव आदि सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। ये हो गए पदार्थ और पदार्थ के उदाहरण। इसके बाद में अपन अभी पढ़ने वाले हैं पदार्थ के प्रकार, ठीक है, किसके आधार पर इसके क्या गुण हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, कौन कौन से वस्तुओं का नाम दे देंगे, ठीक है ना, उसमें कुछ उदाहरण और मिलेंगे, उसके साथ ये बोलेंगे पदार्थ की पहचान कीजिए। जैसे कि ट्यूशन, हाँ, टेबल, पंखा, प्रेम, स्नेह, एसी और सुगंध, प्यार आदि में से पदार्थ की पहचान करना। कौन कौन सी वस्तु है इसमें से पदार्थ है, इस प्रकार का प्रश्न एक नंबर का आ सकता है। तो अपने परिभाषा में क्या है, प्रत्येक वस्तु इसमें द्रव्यमान होता है, अर्थात वो कितने केजी की है, ठीक है ना, द्रव्यमान और स्थान, आयतन जरूरी, ये जो शर्तें पूर्ण करे वही पदार्थ कहलाती है। पहला उदाहरण देखिए, टेबल, हाँ, टेबल में द्रव्यमान है 1 केजी की हो, 2 केजी की हो, बड़ी हो 10 केजी की हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। पंखा, हाँ, द्रव्यमान हो गया, इसका आयतन, ठीक है, टेबल ने कितनी जगह घेरी वो भी उसका आयतन हो जाएगा, तो ये शर्त पूर्ण करेगा, अर्थात टेबल एक पदार्थ है। पंखा, पंखे भी द्रव्यमान है और आयतन घेरता है, पंखा भी पदार्थ हो जाए। अब है प्रेम, प्रेम ये भाव है, ठीक है ना, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, प्रेम में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। कितने केजी का प्रेम है, 1 केजी का है, 2 केजी का, ऐसा असंभव है, न तो इसमें द्रव्यमान होता है न ही प्रेम में कुछ आयतन होता है, ठीक है। स्नेह, कितना स्नेह, कितना केजी का है, इसे अपन केजी में नहीं ले सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, और न इसको आयतन में ले सकते हैं, तो ये दोनों पदार्थ नहीं है। एसी, हाँ, एसी है, एसी का द्रव्यमान भी होगा और एसी आयतन भी घेरती है, इसका मतलब ये भी पदार्थ है। सुगंध, सुगंध का द्रव्यमान नहीं है, नहीं आयतन घेरेगी, सुगंध बोलो, गंध बोलो, ये इसमें पदार्थ में नहीं काउंट होगा। प्यार, कितना केजी का प्यार, 1 केजी का, 2 केजी का, नहीं, ऐसे नहीं माप सकते, इसका मतलब ये भी क्या है, पदार्थ नहीं है। इस प्रकार का ध्यान रखना, एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। अब आप देखेंगे पदार्थ के क्या भौतिक स्वरूप है, क्या इसके गुण हैं, इसके बारे में। इससे पहले भारत के प्राचीन दार्शनिक जिन्होंने पदार्थ के बारे में कुछ मत दिए, उसमें से पहला मत है, लिख रहा हूं, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार इन्होंने पदार्थ के बारे में क्या मत दिया। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने बोला है कि विश्व की जो भी वस्तुएं हैं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। कितने तत्व है, 5 तत्व, इसमें से पहला है वायु, दूसरा पृथ्वी, फिर जल, अग्नि और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं मिलकर बनी, कोई वस्तु देख लीजिए 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई होती हैं, ये बोलते हैं अपने प्राचीन भारतीय दार्शनिक। तो अपनी ये भी लाइन लिखेंगे, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 तत्व
पंच तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। और पंच तत्व कौन कौन से हैं? तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण पंच तत्वों के रूप में करते हैं। इसमें से पहला है वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा जल, चौथा अग्नि और पांचवा आकाश। भारतीय दार्शनिक यही बोलते हैं प्रत्येक वस्तु कोई भी है जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से ही मिलकर बनी हुई होती है। जो ये वर्गीकरण था प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व कहलाए। उसके बाद में इस मत का समर्थन दिया था यूनानी दार्शनिक ने। इस मत का समर्थन यूनानी दार्शनिकों ने दिया। ये भी नहीं ध्यान रखना है। तो इन्होंने भी इनका समर्थन किया। इस मत का समर्थन यूनानी दार्शनिकों ने किया। इनके बाद में बोले तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण, उन्होंने भी इस मत को हालांकि नकारात्मक नहीं, उन्होंने अलग प्रकार से बताया है। वो है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। आप वो भी देख लेना। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण अभी पढ़ने वाले हम। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों को दो आधार पर बांटा गया है, यहाँ वर्गीकरण किया गया है। दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी भी है इनसे आगे फिर वर्गीकरण नहीं हो गया। वो दो कौन से आधार है? पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार होते हैं। पहला है भौतिक गुणों के आधार। पदार्थ के भौतिक गुण क्या है? उनके आधार पर भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा है वो है पदार्थ के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों के आधार पर। पदार्थ के भौतिक गुण का मतलब है जो भी पदार्थ है या वस्तु है अपन देख रहे हैं उसके बाहरी रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसके आधार पर उसको देखकर किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। और दूसरा है रासायनिक गुण, मतलब वो किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं आपस में, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर इनकी अलग अलग अवस्था बताई है। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर बताया गया है, ये दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे अपन। और भौतिक गुणों के आधार पर जो अवस्था है वो भी अगली क्लास में पढ़ेंगे।
इससे पहले पदार्थ के क्या भौतिक स्वरूप है उसकी पहचान कर ली जाएगी। तो अपन पहले पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, उसके कणों के गुण, उसके बाद में इसकी अवस्था पढ़ेंगे और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अभी देखेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप ये आपके बुक का एक बिंदु है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं अर्थात उसका भौतिक आकार किस प्रकार से उसके आधार पर देखेंगे। इसमें पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये पहला होगा। उसके बाद में दूसरा पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये है पदार्थ की भौतिक स्वरूप। पहला पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है अर्थात इसको अपने क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। इसके लिए क्रियाकलाप इसमें अपन क्या करना है, दो परसमलियां या दो बीकर लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जैसे कि मैं बीकर ले रहा हूं तो इस प्रकार से अपन दो बीकर लेने हैं। बीकर को आधा पानी से भर देना है। उसके बाद में जैसे कि आधा पानी से भर दिया, माना कि मैंने 100 ml जल डाला इसमें। उसके बाद में क्या करना है, इसमें नमक डालना है। नमक डालो, कोई पदार्थ, नमक डालो या शक्कर डालो, जो भी कोई पदार्थ डाल सकते हैं। तो नमक डालने से क्या हो जाएगा, नमक डालने से या नमक मैदे में एक बार बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं क्या क्या अपने 1 स्पून नमक मिला दिया। फिर क्या करना है, इसको कांच की रोड की सहायता से हिलाना है। हिलाने पर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी लिया, नमक डाला, कांच की रोड की सहायता से इसको हिलाया। हिलाने के बाद में क्या हो जाएंगे, जो नमक के कण है ये पूर्ण रूप से पानी के कणों के साथ में समायोजित हो जाएंगे। अर्थात अपन को हिलाने के बाद में नमक के कण अलग से नहीं दिखाई देंगे, पानी के साथ में घुल जाएंगे। तो इससे अपन को क्या सिद्ध होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात पहले अपने नमक लिया था, उसके अंदर क्रिस्टल थे, नमक के कण दिखाई देते थे। उसके बाद नमक इसमें मिल गया, अब नमक के कण दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी नमक की इसमें मात्रा है, इसका मतलब नमक एक पदार्थ था। ये इसके प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है। तो इसमें है नमक के कण पानी के कणों के साथ समायोजित हो गए। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके तरह से होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, अर्थात पदार्थ के जो कण होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं, अपन देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रयोग दे सकते हैं, इसमें जल के कण अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं, हालांकि इसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। और इसका बढ़िया एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो अपन को क्या करना है, एक पानी का बीकर लीजिए इसी प्रकार से, और इसमें जो लाल दवा आती है पानी को शुद्ध करने काम आते हैं, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका अणुसूत्र रहेगा KMnO4। वो पानी में 1-2 बूंद डालेंगे, नहीं उसका क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल डालेंगे और उसके बाद उसका रंग परिवर्तन देखेंगे। तो
द्वारा विकसित हो जाएगा पदार्थ का जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो बिंदु नंबर इसका क्रियाकलाप बीकर लेना है, ठीक है। ये भी 100 ml पानी से भर देना है। इसके बाद में इसमें डालना है KMnO4 सूक्ष्म मात्रा 1 स्पून ऐसा मतलब। उसके बाद में अपन देखेंगे जो पानी है उसका कलर हो जाएगा लाल गुलाबी, लाल कलर का हो जाएगा, गहरा लाल देगा इसमें, पहले वाले में गहरा लाल रंग हो जाएगा। हाँ 100 ml के था पानी, उसमें क्या बने 1 स्पून क्या डाला KMnO4। अब इसका देखेंगे रंग होगा वो गहरा लाल हो जाएगा। इसके बाद में इसमें से अपन को थोड़ी सी मात्रा निकाल लेनी है, माना कि 10 ml निकाल दी मैंने। जो ये था घोल का KMnO4 प्लस जल का, उसमें से 10 ml मैंने विलीन निकाल दिया और निकाल कर एक अलग से बीकर वाल लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे 90 ml और 10 ml इसमें मिला देंगे। मात्रा वही बराबर है, कुल मात्रा हो जाएगी 10 + 90 100 ml हो जाएगी। और फिर क्या देखेंगे इसमें भी रंग है जो वही रहेगा, गहरा लाल का, इसमें भी लाल रंग आएगा क्योंकि उसकी सूक्ष्म मात्रा थी KMnO4 की, फिर भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन है। इस बार अपन अलग अलग कई बार इसको दोहराएंगे, प्रक्रिया 5-7 बार दोहरा सकते हैं इसको, तो फिर भी कलर में धीरे धीरे आगे परिवर्तन रहता है। मतलब गहरा लाल रंग, थोड़ा फिर लाल, उसके बाद हल्का लाल, इस प्रकार से मतलब थोड़ी सी मात्रा। उसके अंदर भी सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, तो अपन कह सकते हैं पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। और KMnO4 की जगह आप ये बीकर लीजिएगा, बीकर में 2 ml डिटॉल डाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 ml डिटॉल डालेंगे, डिटॉल से क्या होगा उसमें डिटॉल की सुगंध आएगी, और थोड़ी सी मात्रा लेंगे दूसरे बीकर में डालेंगे, फिर उसकी सुगंध बनी रहेगी। इस प्रकार तीसरे में 5-7 है जो आप बीकर रखे लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो उसकी सुगंध आगे आगे रहेगी। तो मतलब ये दोहराते हैं सूक्ष्म मात्रा शुरुआत मिली थी 2 ml डिटॉल लिया था, फिर भी उसकी क्या है मात्रा सुगंध बनी रहती है। तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने सूक्ष्म कण होते हैं। अर्थात अपने 1 स्पून जो क्रिस्टल लिया था KMnO4, उसके अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। तो 2 बिंदु हो गए पदार्थ के भौतिक गुण। उसके बाद में अगला बिंदु आता है पदार्थ के जो कण हैं, कणों के क्या गुण हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण पदार्थ के कण होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें पहला है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। हाँ, इस बिंदु को समझिए। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट किया था, क्रियाकलाप किया था, उसमें अपने पानी में नमक मिलाया था। मिलाने के बाद में लास्ट वाले बीकर अपन देखा था, उसमें नमक के कण दिखाई नहीं दे रहे थे, वो कहाँ चले गए, वो उसके अंदर ही है। पानी के जो कण है, अर्थात पानी के कणों को अपन लगभग 100 गुना अवधित करेंगे तो बड़े आकार के इस प्रकार के दिखाई देंगे पानी के कण, और इनके मध्य क्या हो जाएंगे नमक के क्रिस्टल बन जाएंगे, अर्थात अपन उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो पदार्थ के कणों के मध्य क्या है रिक्त स्थान होता है। अभी 5 मिनट में अपन क्लास खत्म करने वाले हैं।
बाद में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अर्थात इसमें ये कहा गया है पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। अपने अनुभव किया होगा, घर में प्रयोग करते हैं। जैसे बंद कमरा होता है, एक अगरबत्ती 15 मिनटों में जला लेते हैं तो थोड़ी देर बाद में उसकी सुगंध है जो पूरे कमरे में या अपने घर में फैल जाती है। इसमें क्या है, कण है जो निरंतर गति कर रहे हैं। इसके अलावा अपने आस पड़ोस में कभी या घर पर प्रोग्राम होता है, हलवा बनता है, इलायची बनती है, तो वो कितना दूर बनता है दूसरे घर में, तो भी अपने घर पर सुगंध आ जाती है। इसका मतलब ये है पदार्थ के कणों का क्या हो रहा है, आपस में विस्तरण हो रहा है, मतलब वो कण निरंतर गति कर रहे हैं। और नई लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, वो क्या था, केमेनोफोर पानी में डाला था, तो उसमें क्या केमेनोफोर के कण है जो पूरे बीकर में क्या हुए, विस्तरण हो गए, गतिशील हो गए, उन्होंने गति की। तो ये प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और ये जो गति है, कणों की गति है, ये ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ताप के साथ जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गति बढ़ जाएगी, अर्थात उसको गर्म करेंगे, ऊर्जा देंगे तो गति और भी तेजी से बढ़ जाएगी। ये है जो गति होती है ताप के समानुपाती होती है। तो ये हो गया बिंदु। एक और बिंदु रहता है तीसरा, वो बिंदु है पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अर्थात इसमें यह कहा गया है पदार्थ के कण है आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं। जैसे ये जो आकर्षण बल है, सबसे अधिक होता है ठोस अवस्था में, उसके बाद में ये ठोस हो गया, उसके बाद में द्रव अवस्था और उसके बाद में गैस अवस्था। इस प्रकार से जो आकर्षण बल रहता है, अपन ठोस को जब अलग करना चाहेंगे या कोई कील होगी, इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन। एक लोहे की कील लीजिएगा, उसके बाद में एक माना कि ये मैंने चॉकलेट ली और उसके बाद में एक रबड़ पैड ले लेते हैं, फिर क्या करना है, तीन वस्तु लिए लोहे की कील, चौक और रबड़ पैड, हथौड़े से मारना है। हथौड़ा मारेंगे इस पर तो लोहे की कील है सबसे अंत में टूटेगी, अपन उसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहती है। और जो चौक होती है ये भंगुर हो जाती है एक तौर से। उसके बाद में रबड़ पैड होती है, इनकी तुलना में थोड़ी सी हार्ड रहती है पर लोहे की तुलना में आसान रहती है। अर्थात अपन कह सकते हैं सबसे अधिक आकर्षण बल होता है वो ठोस अवस्था में होता है, उसके बाद में द्रव, मतलब पानी को अपन काट सकते हैं, ठीक है ना, पानी को भी काट सकते हैं। उसके बाद में गैस, जैसे ये वायु मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो कोई मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, आराम से हाथ कर पा रहा हूँ, वायु को आराम से काट सकते हैं। आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद में गैस। इसका एस्टिमेट इस प्रकार से हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद में अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।